Audio Jungle. तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। राधे राधे। होप्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं आपको बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं चैप्टर नंबर 3, दैट इज प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। पहले के 2 चैप्टर हम लोग बहुत अच्छे से कर चुके हैं, हमने एक सारी क्लासेस रिकॉर्ड करी है एंड इनफैक्ट वन शॉट रिवीजन भी मैंने आपको दिया है ना। बारी है हमारे 3rd चैप्टर की। ऐसे ऐसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे एंड विल कंप्लीट एंटायर सिलेबस विद इन वेरी वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एक चीज़ आपसे चाहिए कि प्लीज़ लाइक द वीडियोस एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड डू वॉच वीडियोस ऑन वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस। ठीक है, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म विच इज़ प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3, दैट इज प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। सबसे पहले देखते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होता है वो क्या होता है। देखो, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज क्या होता है, कुछ संस्थाएं होती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनको मैनेज करने का या फिर मैं कह सकता हूँ जिनको कंट्रोल करने का, या जिनका काम किसका होता है, जिनको ओन मैनेज एंड कंट्रोल करने का काम या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को होगा या तो स्टेट गवर्नमेंट का होगा या तो आपस में दोनों कर रहे होंगे। एंड आपस में दोनों तब करते हैं जब स्टेट और सेंट्रल की जो गवर्नमेंट केंद्र सरकार होती है वो सेम होती है। जब अगर मान लो कांग्रेस और बीजेपी हो तब उस केस के अंदर ऐसा ओन एंड मैनेज वाला काम नहीं हो सकता। एंड बाकी अगर गवर्नमेंट की अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा इस माध्यम से, यानी कि इस पब्लिक सेक्टर माध्यम से जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमीज के अंदर एंटर करती है, इकोनॉमीज में अपना कंट्रीब्यूशन करती है बाय डूइंग वेरियस एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक सेक्टर की जो एंटरप्राइजेज होती हैं उसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं। मैंने कुछ आपके लिए 4 बेस्ट एग्जांपल लिए जो आपको अच्छे से याद हो पाएंगे। फर्स्ट इज, आपने देखा होगा जब आप रास्ते में जाते होंगे तो आपको बहुत सारे पेट्रोल पंप मिलते होंगे। उनमें से 2 पेट्रोल पंप जो है वो पूरे के पूरे हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। फर्स्ट इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड सेकंड इज भारत पेट्रोलियम, इसको बोलते हैं बीपीसीएल। इंडियन ऑयल वाले को बोलते हैं आईओसीएल। इसके अलावा अपने एक बैंक में भी आपका जरूर अकाउंट होगा, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज ऑल्सो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। एंड एक होता है हमारा ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, दैट इज ओएनजीसी। क्लियर। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज क्या होते हैं, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनको ओन मैनेज एंड कंट्रोल करने का काम इज किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या आपस में दोनों का। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कितने 3 डिफरेंट फॉर्म में होता है। अगर एग्जांपल आ जाए तो 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं। एक है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, एक है पब्लिक कॉर्पोरेशन, एक है गवर्नमेंट कंपनी। आज जो हम करने वाले हैं दैट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे कि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की डेफिनेशन क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसके मेरिट्स क्या है, उसके डीमेरिट्स क्या है, वाया कोड्स ऑल्सो, ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होता क्या है। देखो, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में कहा जाता है दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को इज वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट कंसिडर करा जाता है। और एक चीज़ और बता दूं कि डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट दोनों सेपरेट कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये दोनों एक ही है। ठीक है, दोनों एक ही है। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को मैनेज ओन कंट्रोल करने का काम किसका है, गवर्नमेंट का। तो आप कैसे कह सकते हो कि दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों एक ही है। ठीक है, इसके अलावा इसको कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल करने का काम किसी मिनिस्ट्री या किसी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट है। देखिए, गवर्नमेंट तो बहुत सारी, गवर्नमेंट का किसी एक डिपार्टमेंट कह दिया जाएगा कि अच्छा ठीक है, तुम रेलवे मिनिस्ट्री हो, तुम गवर्न करो इंडियन रेलवे को। अच्छा, तुम डिफेंस मिनिस्ट्री हो, तुम गवर्न करो जाके डिफेंस वाले को। बाकी तुम ये मिनिस्ट्री हो, तुम इन वाली डिपार्टमेंट्स को गवर्न करो। ठीक है, तो ये वाला सिनेरियो होता है। समझ गए आप, कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती है। समझ गए। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज क्या था, एक वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिसको कंट्रोल ओन मैनेज करने का काम किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। इसके एग्जांपल थे आईओसीएल, बीपीसीएल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओएनजीसी। 3 डिफरेंट फॉर्म होते हैं, एक होता है हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, एक होता है पब्लिक कॉर्पोरेशन, एक होता है गवर्नमेंट कंपनी। अब आगे देखते हैं। इसके आगे लिखा है बेहद इंपॉर्टेंट कि इट हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस देन गवर्नमेंट। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ही डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है। आप ये नहीं कह सकते कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और गवर्नमेंट दोनों अलग अलग है। अलग अलग इंसान नहीं, दोनों के दोनों एक ही इंसान है। इट फंक्शन अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि ये क्या है कि किसके अंडर फंक्शन कर रहा है, या तो वन मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। सर इसका एग्जाम्पल तो मजा आएगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में जो हमारा पहला पॉइंट आता है वो आता है हमारा इंडियन रेलवेज। आपने देखा होगा कि इंडियन रेलवेज जो है वो क्या है, वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। वो किसके अंडर है, रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर है। रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर तो है। देखो ये वाली लाइन जो हमने पढ़ी ना कि इट फंक्शंस, यानी कि जो डिपार्टमेंट्स हैं वो फंक्शंस कर रहे हैं ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। इसका एग्जाम्पल अगर मैं लूँ किसी एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है तो वो हो गई इंडियन रेलवेज। तो इंडियन रेलवेज तो हो गया हमारा एग्जाम्पल। सर ये किसके अंदर कंट्रोल में, ये कंट्रोल में है
किसी एक मिनिस्ट्री, उस मिनिस्ट्री का नाम क्या है? रेलवे मिनिस्ट्री। फिर आते हैं डिफेंस। डिफेंस दूसरा एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का एग्जाम्पल है। सर इस पर कौन कंट्रोल करता है? इस पर कंट्रोल करता है हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री। फिर आती है हमारे ब्रॉडकास्टिंग। ये क्या है? ये 3 के 3 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। एक वर्ड में याद रखना हो तो ध्यान रखना कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है? इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। इसके अलावा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। और जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है और जो गवर्नमेंट है वो सेपरेटली नहीं है, वो एक ही है। या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है वो उसको कौन कंट्रोल करता है? उसको कंट्रोल करने वाली या तो कोई एक मिनिस्ट्री होगी या तो एक कोई डिपार्टमेंट हो, किसका? गवर्नमेंट का। 3 एग्जाम्पल दिए, एक है इंडियन रेलवेज, एक है डिफेंस और एक है ब्रॉडकास्टिंग। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना, सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चल रहे हैं ना। आई एम ऑल्सो गिविंग यू एग्जाम्पल्स इन ईच एंड एवरी टॉपिक। इसके अलावा भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं एंड आई विल टैकल दोज प्रॉब्लम। तो अब देखते हैं कि फीचर्स क्या है। फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, कोड बाद में देखना, कोड अभी मत देखना। सबसे पहले फीचर की अगर बात करें कि खूबसूरती क्या है या कह सके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो जब शादी देखने जाते हैं तो फीचर्स देखते हैं ना दोनों लड़का लड़की को, तो वैसे ही अगर आप कहते हैं ना, अगर आप डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अभी हम फीचर देखेंगे, कोड बाद में। फर्स्ट फीचर पहला आता है कंट्रोल। अब मुझे खुद बताओ, कंट्रोल तो हमने डेफिनेशन में कवर कर लिया था। कौन कंट्रोल करता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को? सर ये लिखा हुआ है ना, वन मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? पहला पॉइंट तो डेफिनेशन से उठाया। दूसरा आता है नो सेपरेट एंटिटी। ये भी हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा, ये देखो, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, यानी कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती है अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। फिर तीसरा आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग की अगर बात करें तो द स्टाफ ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर सिविल सर्वेंट्स एंड आर रिक्रूटेड एंड कंपनसेटेड एज पर द रूल्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स। सिविल सर्वेंट कौन से होते हैं? बेसिकली गवर्नमेंट्स के एम्प्लॉयज होते हैं, और इन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को रिक्रूट यानी कि हायर करने और इनको पे करने का भी जो तरीका है वो भी एज पर द रूल्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स ही है। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है? एक गवर्नमेंट का एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर एम्प्लॉय काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट कहा जाता है। उनकी हायरिंग और उनका जो पे आउट्स होते हैं वो एज पर द रूल्स ऑफ सिविल सर्वेंट ही होते हैं। अभी तक 3 फीचर्स देखें, अभी आगे और देखते हैं। फोर्थ पॉइंट पे देखो, फाइनेंसिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की फाइनेंस कैसे करा जाता है? यानी कि इसका मतलब सिंपल सा ये है कि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी तो एक एंटरप्राइज है ना, वो भी कुछ ना कुछ अपना बिजनेस कर रहा है। तो उसमें पैसे कहाँ से आते हैं? तो उसमें पैसे कहाँ से आते हैं? बजट। फरवरी में क्या होता है? फरवरी के फर्स्ट वीक में, हर साल की फरवरी के फर्स्ट वीक में एक बजट लॉन्च होता है। ठीक है, वो तो होता है हमारा इनकम टैक्स बजट, उसके अंदर भी सारी चीज़ होती हैं। वैसे भी कुछ अपने गवर्नमेंट बजट्स होते हैं जो कि जितनी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है उसमें बताते हैं कि इसकी फाइनेंसिंग कहाँ से होगी, इसकी फाइनेंसिंग इस साल कितने करोड़ की होगी, इस साल ऐसी कौन सी डील होने वाली है। जैसे वंदे मातरम में एक ट्रेन थी, तो वंदे मातरम क्या है? ट्रेन का बजट निकला था कि इस ट्रेन का एक बजट है, इस बजट में बनेगी। आने वाले टाइम में पीएम मोदी क्या बुलेट ट्रेन चलाने वाले हैं, किसके साथ डील करके? जापान के साथ, तो उसके साथ भी एक बजट निकला है। तो वैसे ही डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का फाइनेंसिंग कहाँ से होती है? एनुअल बजट होती है जो गवर्नमेंट निकालता है। फिर फिफ्थ पार्ट आता है हमारा रेवेन्यू। सर इसमें जो रेवेन्यू ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है वो कहाँ पे डिपॉजिट होते हैं? एक ट्रेजरी है। फिर ट्रेजरी ना एक डिपार्टमेंट होता है जो सारा पैसों का लेखा जोखा रखता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का। ठीक है, आपके बिजनेस में भी कोई ट्रेजरर होगा, बड़ी बड़ी कंपनीज में कोई ट्रेजरर होता है, तो वैसे ही डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स होता है। वहाँ पे अंदर क्या है? वहाँ पे सारे पैसे डिपॉजिट करे जाते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ, इंडियन रेलवे ने कोई पैसा कमाया तो वो कहाँ जमा होगा? वो जमा होगा ट्रेजरर और गवर्नमेंट, इंडियन रेलवे वाला। अगर डिफेंस ने कोई पैसा कमाया तो वो कहाँ जमा होगा? वो जमा होगा ट्रेजरर ऑफ गवर्नमेंट, किसके? डिफेंस मिनिस्ट्री वाले के। आप समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट हमने पॉइंट कौन सा पढ़ा था? फर्स्ट हमने पॉइंट देखा था अपना कंट्रोल वाला, जिसके अंदर मैं बताया था कि कंट्रोल किसके डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के ऊपर किसका कंट्रोल है? वन मिनिस्ट्री या फिर वन डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, या फिर बोथ ऑफ देम। फिर दूसरा आता है नो सेपरेट एंटिटी। इसका मतलब ये है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। फिर तीसरा आता है स्टाफिंग। इसके अंदर बात करते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे सिविल सर्वेंट्स हैं। उनकी हायरिंग प्लस उनको जो कंपनसेशन हम पे करते हैं, यानी कि सैलरी इन द फॉर्म या फिर रेम्युनरेशन इन द फॉर्म, वो किसके रूल्स के हिसाब से पे करा जाता है? सिविल सर्वेंट के हिसाब से पे करा जाता है। उसके बाद बात करते हैं हमारा फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग वाले की बात करते हैं कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की जो फाइनेंसिंग होती है वो कहाँ से होती है? एनुअल बजट जो गवर्नमेंट निकालता है। फिर आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट के अंदर बात आती है हमारा रेवेन्यू की। जो भी पैसा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग अर्न करता है वो कहाँ डिपॉजिट होता है? वो होता है हमारा डिपॉजिट इन द ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट। सर इसको याद करने का कोई तरीका बताओ? ऐसे याद नहीं होगा। इसको याद करने का तरीका बड़ा सिंपल था, जो खाने पीने के शौकीन है वही ये कोड याद रख पाएंगे कि ईट क्रिस्पी फ्राइज समोसाज एंड रायता। सर रायता तो फैल चुका है हमारा, तो ईट में क्या आएगा बेटा? ईट में क्या आएगा?
देखो ईट में क्या आएगा, ईट में जाएगा हमारा एंटिटी वाला, तो क्या जाएगा हमारा नो सेपरेट एंटिटी। फिर आता है हमारा क्रिस्पी, क्रिस्पी से आ जाएगा हमारा कंट्रोल। फिर आता है हमारा फ्राइज, फ्राइज से आ जाएगा हमारा फाइनेंसिंग। फिर आता है हमारा समोसा, समोसा से आएगा हमारा स्टाफिंग। और फिर आ जाएगा रायता, रायते से क्या आ जाएगा, रायते से आ जाएगा हमारा रेवेन्यू। तो क्लियर, आई होप सो कोई दिक्कत नहीं होगी। कोड हो गया हमारा ईट, क्रिस्पी, फ्राइज, समोसा एंड रायता। अगेन रिपीट, ईट, क्रिस्पी, फ्राइज, समोसा एंड रायता। ईट से हो गया एंटिटी, तो हो जाएगा नो सेपरेट एंटिटी। क्रिस्पी से हो गया हमारा कंट्रोल, फ्राइज से हो गया हमारा फाइनेंसिंग, समोसा से हो गया हमारा स्टाफिंग और रायता से हो गया रेवेन्यू। याद हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन और इसके फीचर्स को याद करने के बाद अब आते हैं कि क्या क्या खासियत है, क्या मेरिट्स हैं, क्या एडवांटेज है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के। तो सबसे पहले कोड मत देखना, बस कोड तो मैं बात के लिए, कोड तो आपको याद करने का आसान तरीका है जो हम बनाते हैं। मेन चीज़ आपको क्या करना है, पॉइंट पे फोकस करना है कि कौन कौन से सर कीवर्ड्स हाईलाइट कर रहे हैं, कौन कौन से वर्ड्स पे सर ने ज़्यादा जोर दिया है, वो आपको कीनली फोकस करना है। तो पहला आता है हमारा फॉर्मेशन। सबसे पहले फॉर्मेशन की अगर बात करें तो किसी भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का बनना बेहद आसान है, कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। आपने पहले वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ा था कि सर कंपनीज फॉर्म होती हैं तो बड़ा लीगली बहुत काम हो जाता है, बनने में दिक्कत होती है, पार्टनरशिप में भी दिक्कत होती है। सर किसी एक में दिक्कत नहीं होती थी, वो होती थी प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो वो था हमारा अलग था, हमारा प्राइवेट चीज़ें थी। पब्लिक सेक्टर की अगर बात करें तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का बनना या फॉर्म होना बेहद आसान है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी सेपरेट या कोई, मैं कह सकता हूँ, कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ऑप्शनली आप ले सकते हो लेकिन कंपलसरी नहीं है। फिर दूसरा आता है हमारा कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या, ये खासियत है कि कंट्रोल क्या है, कंट्रोल, द कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज वेरी इफेक्टिव, क्योंकि इसका कंट्रोल किसके पास है, डायरेक्ट एंड सेंट्रलाइज, यानी कि डिफाइंड है कि इसको कंट्रोल करेगा तो सेंट्रल करेगा तो स्टेट करेगा, तो दोनों मिलकर करेंगे। तो कंट्रोल क्या है, इफेक्टिव है। फिर तीसरा आता है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की एक खास बात और है कि यहाँ पे जो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स है ना, वो प्रॉपर होता है। ठीक है, क्यों होता है प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे ना, अब देखो यहाँ पे प्रॉपर प्रॉपर सेंक्शन क्यों होते हैं। देखो यहाँ पे फंड्स का क्या है, प्रॉपर पहले फंड सेंक्शन होंगे, उससे पहले हमारा बजट बनता है, फिर अकाउंटिंग भी होती है, ऑडिट कंट्रोल भी होती है। तो फंड्स का क्या है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन है। जहाँ पे ऐसा कंट्रोल नहीं होता ना, फिर वहाँ पे क्या होता है, मान लो किसी एक ने सेंक्शन कर दिया, दूसरा क्या है उसको अननेसेसरी तरीके से क्या है खर्च कर रहा है। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे पहले बजट बन रहा है, फिर वहाँ पे अप्रूवल होगा, सेंक्शन होगा, फिर वहाँ पे अकाउंटिंग भी होगी और लास्ट ईयर एंड पे क्या है ऑडिट होगा। तो ऐसे क्या होगा कि जो बंदे खुद इन्वॉल्व है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर, वो खुद भी क्या करेंगे, फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे। क्यों, क्योंकि उनको पता है ईयर एंड पे क्या होने वाला है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिट करने वाले हैं, जिसमें सारी चोरी क्या है खुल जाएगी। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। आइए अपना लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, लास्ट नहीं है अभी और भी पॉइंट है, इस पेज का लास्ट मान लेते हैं जो में दिख रहा है अभी तक। फिर आता है हमारा अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी की अगर बात करें तो देयर इज अ डायरेक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल। द परफॉर्मेंस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कैन बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट, सो देयर इज पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे बेटा क्या होगा, देयर इज, यहाँ पे होगा इज। ठीक है, मैं आपको एडिट करके दे दूंगा। आप देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अकाउंटेबिलिटी क्या है, यानी कि जिम्मेदारी किसकी है। एंड में जब फाइनल आउटपुट होगा तो उसमें जिम्मेदार कौन होगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जिम्मेदारी किसकी, यहाँ पे जिम्मेदारी है पार्लियामेंट कंट्रोल। डायरेक्ट पार्लियामेंट कंट्रोल है तो जिम्मेदारी भी किसकी हो गई, पार्लियामेंट की ही हो गई। हालांकि इन्वॉल्व कौन है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो जहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हो जाते हैं तो डिस्कशन कहाँ होते हैं, हमारे पार्लियामेंट में होते हैं। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के जो भी डिस्कशन होंगे वो कहाँ होंगे, हमारे पार्लियामेंट में होंगे। ठीक है, और कंट्रोल किसका है, पार्लियामेंट का। तो अकाउंटेबिलिटी किसकी है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी किसके लिए, पब्लिक के लिए अकाउंटेबिलिटी है। क्यों, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ऑब्वियसली काम किसके लिए कर रही है, पब्लिक के लिए कर रही है। इंडियन रेलवे किसके लिए काम कर रही है, पब्लिक के लिए कर रही है। डिफेंस किसके लिए काम कर रही है, पब्लिक के लिए कर रही है। जो प्रॉपर ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, पब्लिक के लिए। तो अकाउंटेबिलिटी आपको किसके लिए ऊपर है, पब्लिक के लिए ही है। किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या कह लो आप पार्लियामेंट के लिए। सर पार्लियामेंट क्यों इन्वॉल्व कर दिया, क्योंकि डिसीजन कहाँ पे ले जा रहे हैं, साले पार्लियामेंट में ले जा रहे हैं, इसलिए पार्लियामेंट भी क्या है, पार्लियामेंट के लिए भी अकाउंटेबिलिटी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अकाउंटेबिलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट की भी अकाउंटेबिलिटी है। किसके प्रति है, पब्लिक के लिए अकाउंटेबिलिटी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अभी आगे भी दोबारा से रिविजन करा देंगे, डोंट वरी। आगे चलिए देखते हैं। फिर एक पॉइंट आता है हमारा लैक ऑफ मोटिवेशन। ये आता है हमारा लैक ऑफ मोटिवेशन। दो तीन पॉइंट छूट गए थे, वो भी कवर कर लेते हैं, सॉरी। फिर अकाउंटेबिलिटी का हमारा एक पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 5, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक रेवेन्यू। खासियत देखिए, देखो हमने भी पढ़ा था कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो भी रेवेन्यू कमाता है वो कहाँ पे डिपॉजिट करवाता है, सर ट्रेजरी में। ट्रेजरर जमा करता है। तो यहाँ पे क्या है, सो दिस अंडरटेकिंग हेल्प टू इंक्रीज द गवर्नमेंट रेवेन्यू।
देखो गवर्नमेंट इसको रेगुलेट कर रही है, पैसा ज़्यादा कमाएंगे तो रेवेन्यू किसका बढ़ेगा, गवर्नमेंट का बनेगा। जब रेवेन्यू गवर्नमेंट का बनेगा तो ग्रोथ तो होगी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की भी, और हमारी इंडियन इकोनॉमी भी इम्प्रूव होगी इससे। तो ये भी हमारी एक खास बात है। फिर आते हैं हमारी सिक्स पॉइंट के अंदर आते हैं सीक्रेसी। The activities performance of the departmental undertaking can be highly secret as government can avoid disclosure on the plea of public interest. Due to secrecy, only the most sensitive area that is defense is operating a departmental undertaking. बेटा इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अभी अगर आपने जो डायरेक्ट थर्ड चैप्टर पे कूदा होगा उसको थोड़ा सा मिसमैच नहीं हो रहा होगा कि सर सीक्रेसी आपने क्या बता दिया, लेकिन जो बंदा चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ के आया होगा तो वहाँ पे हर, चाहे प्रॉपर्टीशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे एलएलपी हो, चाहे कंपनी, सब में हमने एक वर्ड आ रहा था सीक्रेसी। तो इसमें क्या है, देखो उसमें क्या था प्रॉपर्टीशिप में कि सीक्रेसी ज़्यादा थी, क्यों, क्योंकि उसको पब्लिक को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने ही नहीं है। सर आप इसको इससे कैसे लिंक कर पा रहे हो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग? आप मुझे खुद बताओ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को कंट्रोल कौन कर रहा है, कौन फाइनेंस कर रहा है, या कौन किसके अंदर वो काम कर रहा है? सर गवर्नमेंट के अंदर कर रहा है। तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। अगर पब्लिक ने कहा भी है कि हमको बताओ कि क्या फाइनेंशियल है क्या है, तो सरकार मना भी कर सकती है कि वी कैन नॉट डिस्क्लोज दिस। तो एवरीथिंग इज ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो ऐसी चीजें विच आर ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो वहां पे गवर्नमेंट क्या है, सीक्रेसी मेंटेन कर सकती है। क्लियर? तो एडवांटेज सबको समझ में आ गए? सर एडवांटेज, हाँ हमको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए हैं। आइए एडवांटेज को पहले जल्दी से याद करने का तरीका देख लेते हैं एक बार। तो एडवांटेज को याद करने का तरीका था, यूनिकॉर्न कंपनी फॉर्म करो और अकाउंट्स रेवेन्यू को सीक्रेट रखो। यूनिकॉर्न कंपनी अभी देखना होगा आपने कि बहुत सारी कंपनीज यूनिकॉर्न है, मोर देन 100 कंपनीज हमारे इंडिया में क्या है, यूनिकॉर्न है। अब यूनिकॉर्न कंपनीज कौन सी होती हैं वो डिस्कस नहीं करेंगे, विच इज नॉट पार्ट ऑफ द कोर्स। लेट अस डिस्कस कि सर मेरिट्स क्या है, उसको कोड में आप बता सकते हैं। तो पहले आता है हमारा यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न से अगर मैं बात करूँ तो यूनिकॉर्न से बेटा क्या बनेगा, यूनिकॉर्न से बनेगा हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स बनेगा यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न से आप उठा लो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। उसका फॉर्म से क्या बनेगा, फॉर्म से बनेगा हमारा फॉर्मेशन। के से क्या बनेगा हमारा करो। करो तो हमारा क्या है, एक टाइप का कनेक्ट कर रहे हैं हम। और अकाउंट से क्या आएगा हमारा, अकाउंट से आएगा हमारा अकाउंटेबिलिटी। रेवेन्यू से आएगा हमारा पब्लिक रेवेन्यू। सीक्रेट से आएगा हमारा सीक्रेसी। ठीक है, कंपनी से आ सकता है हमारा कंट्रोल। देखो सर याद करने का तरीका, यूनिकॉर्न कंपनी फॉर्म करो और अकाउंट्स रेवेन्यू को सीक्रेट रखो। यूनिकॉर्न कंपनी फॉर्म करो, अकाउंट्स रेवेन्यू को सीक्रेट रखो। यूनिकॉर्न कंपनीज को फॉर्म करो, अकाउंट्स रेवेन्यू को सीक्रेट करो। यूनिकॉर्न से क्या बन गया हमारा, यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स। कंपनी से बन गया हमारा कंट्रोल, फॉर्म से बन गया हमारा फॉर्मेशन, अकाउंट से बन गया हमारा अकाउंटेबिलिटी, रेवेन्यू से बन गया हमारा पब्लिक रेवेन्यू, और सीक्रेट से क्या बन गया, सीक्रेसी। सिंपल, याद हो गया नहीं हो गया, जल्दी बताओ फटाफट से। ठीक है बच्चा पार्टी, हो गया याद? तो चलें आगे। अब देख लेते हैं, हर चीज़ की कुछ खासियत तो कुछ बुराई भी होती है। आइए देखते हैं कि खामियां क्या हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की। तो पहली जो खामी है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की, दैट इज इनफ्लेक्सिबिलिटी। सर इसका क्या मतलब है, पहले थ्योरी को थोड़ा सा पढ़ो, मतलब अपने आप समझ में आ जाता है। द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वर्क्स अंडर द स्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल। स्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल अभी पहले से पढ़ते हुए हैं हम लोग। देर इज टू मच इंटरफेरेंस ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड टॉप ऑफिशियल्स. It is treated as one of the government offices. This reduces the flexibility and efficiency of the undertaking. देखो ये तो आपको हर चीज़ को पता है कि जहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट, या फिर मैं कह सकूँ जहाँ पे बहुत सारे लेवल्स ऑफ मैनेजर्स, या फिर जहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग जो कंट्रोल कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, जब वो इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है, या फिर मैं कह सकता हूँ वहाँ पे इनफ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। अब मुझे खुद बताओ, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स वो अंडरटेकिंग्स है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी थी, स्टेट गवर्नमेंट भी थी, पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहे हैं। तो अब खुद बताओ, ऐसा कोई डिसीजन जहाँ पे कोई डिसीजन लेना, तो वहाँ पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट भी आ जाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट क्या है, कभी मिलके चलती हैं? गुण मिलते हैं? एक भी गुण नहीं मिलता कभी भी। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का मुझे एक गुण मिला के बता दो। हाँ, ऐसी स्टेट्स जहाँ पे सरकार जो है वो केंद्र की है, वहाँ पे तो हो सकता है। लेकिन ऐसी स्टेट जहाँ पे सरकार केंद्र वाली नहीं है, वहाँ पे तो हमेशा इनफ्लेक्सिबिलिटी ही होगी। ठीक है, तो इनफ्लेक्सिबिलिटी क्यों हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस है, यानी कि इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्या है, हमारी इनफ्लेक्सिबिलिटी है। सेकेंड पार्ट आता है हमारा लैक ऑफ मोटिवेशन। द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैव नो पावर टू यूटिलाइज देयर रेवेन्यू एज देयर आर डिपॉजिट इन ट्रेजरी। बिल्कुल ठीक बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, उनका रेवेन्यू कहाँ डिपॉजिट हो रहा है, ट्रेजरी में। तो क्या उनके पास खुद पावर है उसको फंड को यूटिलाइज करने के लिए? नहीं, उनको खाली एक राइट दे रखा है, या कह सकते हैं एक ऑब्लिगेशन है कि जो भी पैसा कमाओ तुरंत के तुरंत ट्रेजरा में डिपॉजिट करवा दो। फिर कहता है देयर इज नो इंसेंटिव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। इसके साथ साथ अगर वो, यानी कि रेलवे डिपार्टमेंट वाले, अगर ज़्यादा टिकट्स बेच रहे हैं, ज़्यादा लोगों को इधर से उधर अगर
लोड अनलोड कर रहे हैं, फिर भी उनको क्या है, कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा है। तो बताओ, आप खुद एक कंपनी में सोचो, कंपनी के अंदर एक मजदूर की तरह बंदा काम कर रहा है, उसको अगर इंसेंटिव या बोनस का लालच ना दिया जाए तो क्या फिर वो सिर्फ सैलरी पे काम कर सकता है? नहीं कर सकता। तभी जो पब्लिक सेक्टर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, उसमें काम बहुत स्लो होता है। आप देखो, एक पब्लिक बैंक ले लो, आप पीएनबी बैंक ले लो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लो, उसमें क्या है, काम का जो प्रोसीजर है, प्रोसेस है, बहुत स्लो है। दूसरी तरफ आपको प्राइवेट बैंक ले लो, कोटक ले लो, एचडीएफसी ले लो, एक्सिस ले लो, यहाँ पे काम की क्या फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ी से काम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंसेंटिव और बोनस होते हैं। ठीक है। और देर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एफर्ट्स एंड द रिवॉर्ड्स। बिल्कुल ठीक बात है यार, मेहनत का और कमाई का दोनों का क्या है, रिवॉर्ड्स का, यानी कि मेहनत करो आपको फल मिले, उसका क्या है, एक डायरेक्ट रिलेशन है। तभी कहते हैं ना, अगर आप मेहनत करोगे तो फल कौन देने वाला है? फल ऊपर वाला देने वाला है। ठीक है, इसलिए आप समझ गए। तो जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो एम्प्लॉइज हैं, वो क्या है, उन पर लैक ऑफ मोटिवेशन है, बिकॉज देर इज नो इंसेंटिव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ठीक है, उनको कुछ भी पैसा नहीं मिलता, बस खाली उनको एक ऑब्लिगेशन दे रखा है कि पैसा जो कमाओ जाके सीधा डिपॉजिट करवा दो ट्रेजरर के अंदर। थर्ड पॉइंट देखते हैं, हमारा थर्ड है हमारा लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। बेटा ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम। आप खुद देखो, लॉकडाउन में क्या था, लॉकडाउन में आराम से 3-4 महीने तो घर में बैठे, और फिर बाहर जब निकले तो ऐसा लगा आहा। तो वैसे एक पंछी होता है, जब पंछी होता है ना, वो पिंजरे में बंद होता है, तो क्या ऑटोनॉमी है उसको। लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है, लैक ऑफ वैसे ऑटोनॉमी है, फ्रीडम नहीं है उसको कि बाहर जाने की। तो वैसे ही क्या होता है, लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी किसके लिए? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सर कैसे? देखो, द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कैन नॉट प्लान लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। पहली बात तो ये रही, एज दे आर सब्जेक्ट टू द बजटरी कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। सर इसको लिंक करवाओ। अभी मैंने थोड़ी देर आपको पहले बताया था फीचर्स के अंदर कि फाइनेंसिंग कहाँ से होती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की, तो वो कौन करता है? वो गवर्नमेंट करती है जब बजट लॉन्च करती है। तो मुझे खुद बताओ, जब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बजट लॉन्च करने वाली गवर्नमेंट है, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग खुद कैसे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने की सोच सकती है? नहीं सोच सकती ना। तो ये भी क्या है, ये कह सकते हैं खामी है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की, क्योंकि सारा कंट्रोल तो तुमने गवर्नमेंट को दे दिया। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सिर्फ काम कर सकती है, मजदूरों की तरह काम कर सकती है, जैसे एक नॉर्मल प्राइवेट फर्म के अंदर एम्प्लॉयज काम करते हैं। They are not allowed to use their own revenue freely because it is deposited into the Treasury Department, which is further used by the government while taking the budget. It has no independence. Freedom है ही नहीं of utilizing the funds on their own. तो तभी तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, यानी कि उनको फ्रीडम नहीं है कि जो तुम पैसे कमा रहे हो उसको यूटिलाइज कर पाओ। उनको फ्रीडम नहीं है जो तुम पैसे कमा रहे हो उसको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर पाओ। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सारा रेवेन्यू डिपॉजिट हो रहा है ट्रेजरी में। डिसीजन लेने के लिए कौन बैठा हुआ है? गवर्नमेंट, बजट के बेसिस पे। तो उनका इंडिविजुअली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इंडिपेंडेंस या फ्रीडम नहीं है अपने फंड्स को यूटिलाइज करने के लिए। क्लियर? ठीक है। फिर आता है हमारा इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट क्यों है? जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है वो मैनेज बाय कौन मैनेज कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफिशियल, जिनकी हालत तो तुम बखूबी जानते हो। वो कहते हैं ना, सरकारी दफ्तर, अगर एक बार सरकारी दफ्तर, मैं कह रहा हूँ, आप मेरी बात मत मानो, आप एक सरकारी दफ्तर चले जाओ, एक आप प्राइवेट दफ्तर चले जाओ, आपको खुद ये चैप्टर की ध्यान आ जाएगी, सर हाँ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का आपने कॉन्सेप्ट बनाया था। और ज़्यादा दूर मत जाओ, आप एक अपना अकाउंट खुलवा लो, या आप एक अकाउंट खुलवा लो आप अपना एसबीआई के अंदर, और एक अकाउंट खुलवा लो आप किसी भी प्राइवेट बैंक के अंदर, कोई सी भी हो। आई वुड प्रेफरली रिकमेंड एचडीएफसी और कोटक और एक्सिस, आप इसमें खुलवा लो। और उसमें आप एक बार ना सर्विस लेके देखोगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैनेजमेंट जो है इनएफिशिएंट कहाँ है, कि पब्लिक में इनएफिशिएंट है या प्राइवेट में इनएफिशिएंट है। अब इनएफिशिएंट पब्लिक में क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे काम करने वाले कौन है? गवर्नमेंट ऑफिशियल, जिनको लैक ऑफ मोटिवेशन है, कुछ भी उनको मोटिवेशन नहीं है। द ऑफिशियल्स और ओवरबर्डन विद द पेपर वर्क। वहाँ पे क्या पेपर वर्क ज़्यादा होता है एंड कंप्यूटराइज वर्क कम होता है। जबकि यू विल फाइंड इन प्राइवेट बैंक देर इज लॉट मोर प्राइवेट वर्क, देर इज ऑल्सो वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी अवेलेबल टू द एम्प्लॉयज। दे स्पेंड मैक्सिमम टाइम टू आंसर देयर क्वेरीज फ्रॉम द पार्लियामेंट और द मिनिस्ट्री। यानी कि ज़्यादातर काम जो सरकारी दफ्तर में लोगों का जाता है वो कहाँ पे जाता है? डिस्कशन करने में, पार्लियामेंट में या मिनिस्ट्री में। ठीक है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनका ट्रांसफर, तबादला बड़ी जल्दी कर देते हैं। अब तबादला आप देखो ना कैसे हो जाते हैं। मान लो कि एक नेताजी विधायक जी गए हैं एसबीआई बैंक के अंदर, उनकी मान लो बात नहीं मानी बैंक करते, तो आप समझ लो अगले दिन उसका तबादला होना है। तो ट्रांसफर्स ऐसे ही होते हैं। एज ए रिजल्ट दे हैव लेस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी। उनको पता ही नहीं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको कितनी एफिशिएंसी से काम करना है, क्योंकि एफिशिएंसी तो उन्होंने कभी सीखी नहीं। एफिशिएंसी उस बंदे में आती है जिसको थोड़ा सा लालच दिया जाए इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव और बोनस। और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनके अंदर है ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि काम 10 बंदों का करना 5 लोगों का है, और उसमें से 5 लोगों का जो काम है उसमें से आधा टाइम मेरे को कहाँ पे जाना है? डिस्कशन करने में, पार्लियामेंट्री में और मिनिस्ट्री में। फिर आता हमारा रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। ये पॉइंट देख लो कि रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी रिवर्स टू डिले इन डिसीजन मेकिंग ड्यू टू टू मेनी फॉर्मेलिटीज। फिर रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जहाँ पे किसी काम को होने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज से गुजरता होना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बैंक से एक लोन लेना है तो पहले क्या होता है? सेल्स मैनेजर आता है, एप्लीकेशन फॉर्म भरता है, सारे आपकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन करता है, फिर आगे वो लोन
फॉरवर्ड होता है, फिर जो क्रेडिट मैनेजर होता है उसके पास जाता है, फिर क्रेडिट मैनेजर से एरिया क्रेडिट मैनेजर के पास जाता है। तो क्या रेप्टेपिज्म बहुत है, ब्यूरोक्रेसी बहुत है, तो क्या जनरली डिलेड डिसीजंस होते हैं जब इतने ज़्यादा लेवल ऑफ लोग प्रेजेंट होते हैं किसी भी काम को पूरा करने के लिए। तो ये इसके अंदर लिंक करके बताया गया कि जो डिसीजन लिए जाते हैं ना डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर, वो बहुत डिले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज़ बहुत हैं, ये कीवर्ड है, एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज़ बहुत हैं, पेपर वर्क बहुत होता है, प्रोसीजर बड़ा लेंदी होता है यहाँ पे। एंड इनोवेशन, बोल्ड अप्रोच, इमीडिएट एक्शन विच आर सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ एन एंटरप्राइज हैव नो प्लेस इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। भाई इनोवेशन, बोल्ड अप्रोच, इमीडिएट एक्शन का कोई भी कहीं से भी कोई भी लेना देना नहीं है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर, क्योंकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर सरकारी दफ्तर के अंदर कौन है? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जिनने कोई काम नहीं करना होता अच्छे तरीके से, बिकॉज दे डू नॉट नो व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे डू नॉट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी। काम आएगा, कर देंगे, धीरे धीरे करेंगे, हमारे हिसाब से होगा। चाचा बजाएंगे तो भी कुछ नहीं हो पाएगा, अगर कुछ कर पाएंगे तो बहुत सा ट्रांसफर करा पाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करा पाएंगे। ठीक है, आप समझ गए? सर इसको एक बार याद करने का तरीका बता दो तो बस क्लियर हो जाएगा पॉइंट में। तो देखो याद करने का तरीका, इसमें याद करने का तरीका नहीं है, देखो मैंने हर चीज़ के ना कोड नहीं बनाया। अगर मैं हर चैप्टर के अंदर हर पॉइंट के अंदर कोड बना दूंगा तो उससे क्या होगा, आपको कोड मिसमैच हो जाएंगे। सर किसका कोड याद था? तो कोशिश करो कहीं कहीं पे कोड बना लो। अगर आपको बनाना है तो मैं इसको आपको नेक्स्ट टाइम कोड बना के दे दूंगा, ठीक है? क्योंकि मैंने ज़्यादा तो कोड इसलिए नहीं दे रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो आपको बहुत ज़्यादा। तो आपको एक बार फटाफट से रिवीजन करा दे, 2 मिनट के अंदर क्विक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, देखो क्विक रिवीजन कर लो। चैप्टर नंबर 3 है प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। क्लियर? सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज क्या होता है? ये वो एंटरप्राइज होते हैं, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि ओन्ड एंड मैनेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या दोनों करते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स मैंने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की दिए थे, IOCL हो गया, BPCL हो गया, SBI हो गया और ONGC हो गया। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के 3 फॉर्म्स है। एक हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो हमने आज पूरा कवर कर लिया, फिर आता है हमारा पब्लिक कॉर्पोरेशन, फिर आता है हमारा गवर्नमेंट कंपनी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हमने पढ़ा था कि दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। यहाँ पे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। कोई भी डिपार्टमेंट्स की सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती अपार्ट फ्रॉम इस गवर्नमेंट। एग्जाम्पल डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की मैंने दे दी, इंडियन रेलवेज, डिफेंस, ब्रॉडकास्टिंग। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, ये डिपार्टमेंटल जो अंडरटेकिंग्स होती है इनको कंट्रोल करने वाली कौन है? मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री या कोई भी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। फिर देखते हैं फीचर्स। फीचर्स में हमारा कोड बड़ा सिंपल सा था, वो था ईट, क्रिस्पी, फ्राइज, समोसा एंड रायता। ईट से था हमारा सेपरेट एंटिटी, यानी कि कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं है डिपार्टमेंट्स की और गवर्नमेंट की। फिर क्रिस्पी से था हमारा कंट्रोल, यानी कंट्रोल कौन है? किसी डिपार्टमेंट का या किसी मिनिस्ट्री का, गवर्नमेंट का। फिर था हमारा फ्राइज, फ्राइज से था हमारा क्या? फाइनेंस। फाइनेंस कौन करता है? जो गवर्नमेंट का बजट निकलता है उसमें फाइनेंस होते हैं। फिर आता है हमारा समोसा, समोसा से था स्टाफिंग के। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर जितने भी लोग काम करने वाले हैं वो सब सिविल सर्वेंट्स हैं, उनकी हायरिंग प्लस उनका कंपेंसेशन किसके रूल्स के हिसाब से होगा? रूल्स के हिसाब से होगा हमारा सिविल सर्वेंट के रूल्स के हिसाब से। फिर आता हमारा रायता, रायता से था हमारा रेवेन्यू, रायता से था हमारा रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू से क्या था? रेवेन्यू की जितना भी सेंट्रल, जितना भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का रेवेन्यू वो कहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है? ट्रेजरी में डिपॉजिट हो रहा है। किसकी ट्रेजरी में? गवर्नमेंट की। फिर आते हैं हमारे कुछ खासियत है जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, उसका कोड था यूनिकॉर्न कंपनी फॉर्म करो, अकाउंट्स रेवेन्यू को सीक्रेट रखो। यूनिकॉर्न से क्या था? हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स। यहाँ पे क्या है? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर। क्योंकि यहाँ पे एक प्रोसेस से काम होता है, यानी कि पहले क्या होगा? बजट बनेगा, पहले बजट बनेगा, फिर सैंक्शन होगा, फिर अकाउंटिंग भी होगी, फिर कंट्रोल भी होगा। ये 4 पॉइंट ध्यान रखना। ऑडिट भी होगा, कंट्रोल भी होगा। फिर बात करते हैं हमारा कंपनी। कंपनी से हमारा कंट्रोल किसका है? किसी मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। फिर आता है फॉर्म द फॉर्मेशन इज वेरी सिंपल बिकॉज रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी, इट इज ऑप्शनल। फिर आता है हमारा अकाउंट्स। अकाउंटेबिलिटी किसकी है? देखो पार्लियामेंट कंट्रोल यहाँ पे बनता है और पार्लियामेंट के अंदर डिसीजन भी लिए जाते हैं। तो कंट्रोल किसका हो गया? 3 लोगों का हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड इंक्लूडिंग पार्लियामेंट्स। एंड अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति है? पब्लिक के प्रति है, ध्यान रखना। फिर आता है हमारा रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू क्या है? पब्लिक रेवेन्यू कहाँ डिपॉजिट होता है? जो रेवेन्यू जो पब्लिक रेवेन्यू जो फॉर्म हो रहा है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स को, वो कहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है? वो ट्रेजरी में डिपॉजिट हो रहा है। सीक्रेसी की अगर बात करें तो क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल पार्लियामेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का है, तो वो चाहे तो अपने फाइनेंशियल डिस्क्लोज नहीं भी कर सकते हैं। इवन अगर पब्लिक इंटरेस्ट में हो तब भी वो मना कर सकते हैं, दैट वी कैन नॉट डिस्क्लोज इट। डीमेरिट्स की अगर बात करें तो पहला है इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या है? कंट्रोल किसका है? पार्लियामेंट्री कंट्रोल है, बहुत सारा इंटरफेरेंस होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क नहीं है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के लिए। फिर इसके अलावा हम बात करें तो आता हमारा लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन क्योंकि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ काम करने वाले हैं उनको कोई भी इंसेंटिव नहीं दिया जाता अगर वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे। इसके अलावा जैसे कि हमने पढ़ा था कि एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स का डायरेक्ट रिलेशन होता है, वो सब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है वो मोटिवेटेड नहीं होते टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, यानी कि परफॉर्म करने के लिए इतने
कैपेबल तो है बट मोटिवेटेड नहीं है। देखो कैपेबिलिटी में मोटिवेशन में दो फर्क हुए। आई एम कैपेबल इफ आई एम नॉट गेटिंग फ्रॉम इंसेंटिव्स और बोनस, तो मेरी क्या है, मैं अपनी कैपेबिलिटी 100% शो नहीं कर पाऊंगा। फिर आता हमारा लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। जैसे हमने पढ़ा था कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का सारा रेवेन्यू ट्रेजर में जमा हो जाता है, तो दे डू नॉट हैव राइट टू टेक द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, वो किसके पास है, वो गवर्नमेंट के पास है, जब वो बजट बनाएंगे तब। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, देखो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का जो मैनेजमेंट है वो बड़ा इनएफिशिएंट होता है, क्योंकि मैनेज करने वाले कौन है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। सरकारी दफ्तर में कौन मैनेज करेगा, सरकारी जो एम्प्लॉयज है वही, और सरकारी एम्प्लॉयज कैसे काम मैनेज करते हैं वो सबको पता है। फिर आता है रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी का मतलब सिंपल सा ये होता है कि जहाँ पे डिसीजन डिले हो जाता है। डिसीजन डिले क्यों हो जाता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर, क्योंकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज भी होती हैं, पेपर वर्क भी होते हैं, प्रोसीजर भी होता है, तो जनरली काम क्या होता है, डिले हो जाता है। एक बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंटली कि इनोवेशन का, इमीडिएट एक्शंस का, बोल्ड जो अप्रोचेस होते हैं उनका कहीं से कहीं तक भी कोई रोल नहीं है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर, बिकॉज हियर द एम्प्लॉयज वर्किंग डू नॉट नो व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है, तो आज हमने अपना एक टॉपिक खत्म करा, दैट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। बहुत अच्छे तरीके से मैंने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, समझाया एंड दोबारा से मैंने इसको रिवीजन भी कराया। कोड मैंने आपको बना के दिए, इसके अलावा भी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज दे सकते हैं। विद इन 24 आवर्स इट विल बी रिजॉल्व। एंड टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।